मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रेशियो की सीरीज लेके चल रहा था। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट कराए, बहुत सारे सवाल भी कराए। अगर आपको उन किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। प्लस मैं अगली बार जब भी रेशियो के सवाल लेकर आऊँगा तो वो मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे। इसमें मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। अगर आप एक बार सारा वीडियोस देखते हो शुरू से लेकर आखिरी तक तो मुझे पूरा यकीन है आपको पूरा रेशियो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दोस्त, जिसका आपने नाम सुना होगा, प्रपोर्शन, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। काफ़ी अच्छे से सुना होगा ये नाम, है ना। समानुपात यानी प्रपोर्शन होता क्या है, जब दो रेशियो जैसे ए रेशियो बी बराबर हो, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो उनको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है कि जब दो रेशियो आपस में समान हो तो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। तो रेशियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ए रेशियो बी का क्या मतलब है, ठीक है, बी रेशियो सी रेशियो डी का क्या मतलब है। लेकिन जब कभी भी दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। समानुपात के जो सवाल होते हैं, जो प्रपोर्शन के सवाल होते हैं, ज़्यादातर या तो रेलवे एसएससी या फिर बिहार पुलिस, तो इन सब में इनके सवाल बन जाते हैं। बैंक में बहुत कम बनता है इसके सवाल। तो ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पता ही है, रेलवे में बनता है, एसएससी में बनता है और एसआई में, दरोगा में, पुलिस में, इन सब में बनता है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है। मुझे लगता है अभी 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 1-2 सवाल करा देंगे इस पर, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो समानुपात नाम से ये लग रहा है कि जब दो अनुपात आपस में समान हो जाएं, ठीक। तो इसको हम लोग ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से इसको कुछ डिनोट करते हैं। इसको बोला जाता है समानुपात। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ है। इसको मीन प्रोपोर्शन, किसी भी दो के बीच का मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है। ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं, है ना। जैसे ए बी अनुपात सी डी, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इनको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। समझना, आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, जहाँ कहीं भी दो अनुपात ऐसे इक्वल लिखा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये हम लोगों ने रेशियो में भी बहुत बार सीखा है, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। समझ पा रही हैं, मुझे यकीन है ये सब आता होगा आपको, बहुत बेसिक सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो समानुपात है यानी कि जो प्रपोर्शन है, काफ़ी बेसिक सा था कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए उनको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो फोर्थ प्रपोर्शन है, देखिए फोर्थ प्रपोर्शन डी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थर्ड प्रपोर्शन सी है, मीन प्रपोर्शन बी है और जो फर्स्ट प्रपोर्शन है वो ए है। 4 इसमें टर्म है और चारों के नाम है। चलिए इस पर छोटा सा एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें ये बोला गया है कि 2 3 नंबर्स हैं और चौथा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो समझिए जरा इसको, एक बार कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, है ना। इजी है, टफ नहीं है। बोला गया है कि 4, 5 एंड 12 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। बात समझ पा रहे हैं, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 4, 5 एंड 6। जब कभी भी ऐसे नंबर से दिए हों किसी भी एग्जाम में तो सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। वैसे भी इसमें दे रखा है, पहला है 4, ठीक है, दूसरा है 5 समानुपात यानी प्रपोर्शन, और तीसरा है 12 और आपको चौथा फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ P4। आपको फाइंड आउट क्या करना था, चौथा प्रपोर्शन, हमने P4 लिख दिया। तो आपको पता ही है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, 4/5 इज इक्वल टू 12/P4, पता नहीं 4 से कट जाएगा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप तो P4 यानी फोर्थ प्रपोर्शन जो हो जाएगा 5 × 3 15। ये इस सवाल का उत्तर है। और मुझे यकीन है अगर ये ऐसे सवाल किसी भी एग्जाम में आता है तो आप विद इन 2 to 3 सेकंड में कर जाएंगे। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे, 4/5 समझना जरा, पहला है 4/5 और इधर क्या है 12 और ये आ गया 15। जरा बात बताओ, 3 से कटेगा ना, 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, क्या 4/5 के बराबर है? तो हाँ है। अगर ऐसा है तो ये प्रपोर्शन में है। तो चौथा प्रपोर्शन आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये। अगला देख लो आप, मुझे उम्मीद है अगला आप खुद ही कर सकते हैं। जब कभी भी 2 नंबर दिया हो, ठीक, और आपको तीसरा फाइंड आउट करना है,
समझना जरा, लिखने का तरीका बस सीखना है इसमें। अगर आप सीख गए तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, सिर्फ प्रपोर्शन का मतलब समझना था और सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि 9 और 12 में तीसरा अनुपाती ज्ञात करें। पहला और दूसरा गिवन है, तीसरा आपको निकालना, समझना जरा। तो हमारे पास 4 नंबरों में लिखा जा रहा था, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है 9, दूसरा दिया हुआ है 12। आप क्या करो कि जैसे ही थर्ड प्रपोर्शन आपको ज्ञात करना है, थर्ड प्रपोर्शन, तो थर्ड पे पहले आप 12 लिखो, यानी सेकेंड वाला लिखो, और अनुपात P3, थर्ड प्रपोर्शन में P3। हमने क्या किया, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन और ये थर्ड प्रपोर्शन। तो फर्स्ट पे 9, 12 सेकेंड पे, सेकेंड वाले को रिपीट करो और फिर थर्ड, और इसको खूब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 9/12 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 12/P3। कुछ ज़्यादा टफ है क्या, नहीं। 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, फिर 3 से ये कट जाएगा 4 बार में। देखो P3 अगर उधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 12। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 4 कितना हो जाएगा, 12। तो जो थर्ड प्रपोर्शन है वो कितना होगा, 16। कितना आसान सा है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो सोचो अगर ऐसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सवाल आते हैं तो आप कितने आसानी से कर जाओगे। कितना टाइम लग रहा है इसको सीखने में, इसको बनाने में, विदिन अ सेकेंड आप कर सकते हो। छोटा सा कंसेप्ट था दोस्त, कराना मेरी मजबूरी थी, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ ये सब चीज़ें कि हाँ ये आप कर लोगे। अगला देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है। वैसे मैं क्यों छोड़ूँ यहाँ पे, मैं अपने हिसाब से चाहे जितना पढ़ाऊँ, है ना। सबसे अच्छी बात है अपना खुद का पढ़ाने में बाउंडेशन नहीं होती है। आप लोगों को तो पता ही था, महिंद्रा में हमें लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना होता था सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती थी। मैं वहाँ पे अपने हिसाब से तो नहीं चल सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से चल सकते हैं। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे सवाल कराएं। अगला देख लो, बोला गया फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 49 to 81। अब देखो मीन प्रपोर्शन पूछा गया है। मीन प्रपोर्शन यानी कि सेकेंड प्रपोर्शन भी इसको बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन को। तो पहला नंबर देखो क्या दिया है, पहला नंबर दिया 49, ठीक। 49 तो पता है ना पहला नंबर। दूसरा पूछा गया, क्या दूसरा आपको पता है, नहीं। मान लेते हैं P2 दूसरा है, सेकेंड प्रपोर्शन, जिसको मीन प्रपोर्शन बोलते हैं। इसी को फिर से रिपीट करना है, मैंने बोला था ना इसी को रिपीट करना है। और लास्ट में वो नंबर लिखो जो दिया हुआ है 81। ख़त्म, समझ पा रहे हैं। देखो 49 पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर 49, सेकेंड नंबर P2, समानुपात P2 अनुपात 81। इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P2 का होल स्क्वायर होगा ये, और ये बन जाएगा 49 × 81। सोचो ज़रा कितना आसान है। P2 स्क्वायर हटाओगे तो ये 7 और ये 9, 63। यानी जो मीन प्रपोर्शन इन दोनों के बीच वो क्या आएगा, 49 और 81 के जो बीच मीन प्रपोर्शन है, सेकेंड प्रपोर्शन है, वो कितना आएगा, 63। समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है सब कुछ। एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं। देखो पढ़ो आप, वैसे भी आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, है ना। आप तो हमें स्क्रीन में देख रहे हो और मैं अपनी मन की आंखों से आप सभी को देख रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में पता चल रहा है। मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ अ फोटो आर 4 and 1.6 सेंटीमीटर। एक फ़ोटो का डायमेंशन है, फ़ोटो का डायमेंशन समझ पा रहे हो, कोई भी पिक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। अरे आप जाते हो स्टूडियो में फ़ोटो अपनी बनवाने के लिए, है ना, वहाँ पे एक फ़ोटो है जिसके डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में बोला गया, वो है 4 and 1.5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ है 4 और 1.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द इनलार्ज फोटो, जो बड़ी फ़ोटो है उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो 4.5 सेंटीमीटर है, एंड इट वाज इनलार्ज प्रोपोर्शनली, और ये प्रोपोर्शनली उसको बड़ा किया जा रहा है, यानी पहला जो दोनों रेशियो उसी के प्रोपोर्शन में सेकेंड वाला भी बड़ा वाला है। तो व्हाट इज़ द न्यू लेंथ ऑफ द न्यू फोटो। सोचो जरा कितना आसान है ये सब, कुछ नहीं है इसमें। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाना है इसमें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अभी तक कर चुके होंगे, है ना। फिर भी देख लो कैसे होगा। एक फ़ोटो है, पहले तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। एक फ़ोटो है छोटा सा जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है। तो लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.8 सेंटीमीटर। इसको प्रोपोर्शनली बढ़ाया जा रहा है कुछ इस प्रकार, ठीक। ये जो है इसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ गई है 4.5, जो ब्रेथ है वो हो गया 4.5 सेंटीमीटर।
तो जो लेंथ है वो कितना बढ़ेगा, यही आपसे पूछा गया है। प्रोपोर्शनली बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो कर लेते हैं। देखो 1.8 डिवाइड बाई 4, प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होगा, इनका रेशियो देख लो 4.5 और डिवाइड बाई L, ख़त्म बात है ना। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, समझ पा रहे हैं। 3 से देखो कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में और ये 15, फिर देखो कट जाएगा 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 5 बार में, समझ पा रहे हैं, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, L = 10, ख़त्म। जो नई बड़ी फ़ोटो है उसका जो लेंथ होगा, नई जो बड़ी फ़ोटो है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। आसान। प्रपोर्शन का बस कंसेप्ट समझना है कि पहले 2 का रेशियो अगले 2 रेशियो के बराबर होगा। पहले 2 नंबर का जो रेशियो होगा और बाद में 2 नंबर का जो रेशियो, उनका रेशियो आपस में बराबर होंगे, उसी को बोला जाता है प्रपोर्शन, यानी कि समानुपात। एक और आखिरी सवाल है छोटा सा, ये भी देख लो। मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बार पढ़ो, सवाल पढ़ो, पॉज करके पढ़ लिया करो, है ना। मत सुना करो हमारी बातें अगर इतनी चुभती हैं तो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। 26, 143 एंड 68 में जो चौथा अनुपातिक है वो 48, 63 के तीसरे अनुपातिक से कितना अधिक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लो अच्छे से सवाल। बाई हाउ मच द फोर्थ प्रपोर्शन टू 26, 143, 68 विल बी मोर देन द थर्ड प्रपोर्शन 49 एंड 63। समझ पा रहे हैं। देखो क्या बोला गया है सवाल में, एक बार कोशिश करिए समझने की। बोला गया है कि जो चौथा अनुपातिक है वो तीसरे अनुपातिक से कितना अधिक है। एक सीरीज है, हमने क्या बोला था, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। पहला नंबर है 26, ठीक है, दूसरा है 68, तीसरा नंबर क्या है 143, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो यही नंबर बनेगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया। कर सकते हैं ये सवाल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कुछ कट रहा होगा, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से कट जाएगा, 13 से ये 2 बार में, और ये 11 बार में कट जाएगा। 13 बन जाए 13, 1 बचेगा, फिर से 1 से जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 2 से देखो ये भी कट रहा होगा, 2 से इसको आप काट लो, 34। P4 यहाँ पे अगर देखोगे तो P4 आपका आ जाएगा 34 × 11। बात समझ पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है ये, और आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 11 × 4 44, 4 बचेगा, 11 × 3 33, 33 में अगर 4 ऐड होगा तो 37। ये आपका चौथा अनुपातिक होगा इस नंबर्स के जो 3 दे रखे हैं। पहला जो दे रखा था वो 26 है, दूसरा 68 है, और तीसरा 143 है, तो चौथा आपका 374 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने ये चौथा प्रपोर्शन निकाला, ध्यान देना ये चौथा है, मैं इसको अभी रखता हूँ। अब हम लोग आते हैं, एक और नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि उसका तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें, ठीक है। वैसे भी आप तो हर एक अनुपात निकाल के बैठे हुए होंगे, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा। देखो जरा, बोला गया 49 और 63। हमने क्या बोला था कि तीसरा निकालना है, तो 49 पहला हो गया, दूसरा 63, तो आप तीसरे की जगह 63 रखो और चौथे की जगह तीसरा जो निकालना है। समझ पा रहे हैं, हमने यही बताया था, एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना। तो इसका ये मतलब हुआ 49 डिवाइड बाई 63, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 63 डिवाइड बाई P3। 7 से 9 से 7 से ये 7 बार में जाएगा, ठीक है, और 7 से ये 9 बार में जाएगा। समझ पा रहे हैं, 7 से 7 बार में, 7 से ये 9 बार में, 7 से फिर से ये जाएगा 9 बार में, और P3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 81। समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आएगा, इतना आसान जो है। देखो P4 हमने पहले निकाला, ठीक है, P4 की वैल्यू आई 374, और P3 की वैल्यू हमने निकाला। P3 की वैल्यू कैसे निकाला, मतलब थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकाला, पहला दूसरा दिया था, दूसरे को रिपीट करेंगे और फिर तीसरा लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ नंबर, जैसे लिखा गया है। ये 7 से कट रहा था, 7 से 7 बार में चला जाएगा, 7 से 9, और ये 7 से फिर से 9 बार में जा रहा था, और 9 × 9 81। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका चौथा प्रपोर्शन है, फोर्थ प्रपोर्शन है, वो थर्ड प्रपोर्शन से कितना अधिक है। कुछ नहीं करना है दोस्त, 374 - 81, इतना तो सब्ट्रैक्शन आजकल छठवीं क्लास के भी बच्चे
बिना सॉल्व किए कर लेते हैं। हम लोग को फिर भी सॉल्व करना पड़ रहा है। 8 और 8 16 यानी 9 जुड़ेगा और ये 2। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर है। तो कोशिश करते हैं आप लोग भी ट्राई करना कि प्रपोर्शन के जितने भी सवाल हैं आज ही ढूंढ के कर लो। जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। कितनी बार तो हम बोल चुके हैं कि ऐसे देखने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, और मैं बहुत सारे सवाल सोच रहा हूँ अगली बार से कराया करूँ, एक ही टाइप का प्रैक्टिस करा दूँ। तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि एज एंड प्रपोर्शन, यानी कि जो हमने चैप्टर का नाम दिया था पहले, आप ध्यान दो, पहले वीडियो मैंने बताया था कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे हिसाब से रेशियो, प्रपोर्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि आयु संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी इसी चैप्टर में कराऊंगा। तो अगली बार जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो पक्का उसमें 100% कुछ एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्लस रेशियो, बेसिक रेशियो का यूज होगा। मैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं अभी करा रहा हूँ जिसमें परसेंटेज आ जाए, एवरेज आ जाए, प्रॉफिट लॉस आ जाए। आप बस एक लैंग्वेज और एक बेसिक रेशियो का कंसेप्ट सीख जाओ। मुझ पे यकीन रखो, आगे के कोई भी चैप्टर आएंगे उसमें अगर ये सब कंसेप्ट आता है तो खूब आराम से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, उसमें ये लैंग्वेज और रेशियो का बेसिक कंसेप्ट का यूज होना तो मस्ट है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। जो लोग भी पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो वो पहले पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी ये सब समझ में आएगा। अदरवाइज़ फिर वही होगा कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 4-5 साल से नहीं पढ़े हैं, कैसे मैथ समझें, कैसे होगा। बस आप यही करते रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। बात को समाप्त करते हुए अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।